बैठिए, हेडिंग दे लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था, इसको चालू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है बिहार के एक गांव की कहानी। नीचे सब हेडिंग में लिख लो चैप्टर 1 बिहार के एक गांव की कहानी, द स्टोरी ऑफ ए विलेज ऑफ बिहार। सबसे पहले हम इस शब्द को समझेंगे कि इस शब्द में अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ क्या होता है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का परिभाषा पता है? जो मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र में या प्रत्येक देश में या सभी जगह पर संसाधन उपलब्ध होते हैं, और संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके साथ साथ कुछ नागरिक भी वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अब देखना ध्यान से, इसी संसाधन को हमें नागरिकों के अंदर आवंटन करना होता है। आवंटन मतलब समझ में आ रहा? हिंदी का शब्द आवंटन करना होता है। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ संसाधन होते हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ नागरिक उपलब्ध होते हैं, और इस संसाधन को हमें नागरिकों में आवंटन करना होता है। और इस प्रकार से हमें आवंटन करना है कि इस नागरिक का अधिकतम क्या हो पाए? कल्याण। क्योंकि हम इस संसाधन का उपयोग करके खुद का कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ध्यान से समझना, फिर से ध्यान से समझिएगा, परिभाषा यहीं से क्लियर हो जाएगी, तो इसको समझो। संसाधन कुछ नागरिक उपलब्ध होते हैं, इस संसाधन को आवंटन इस प्रकार से करना है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, और ये जो प्रणाली होगी इसी प्रणाली को हम लोग नाम देते हैं अर्थव्यवस्था का। इसी प्रणाली का नाम देते हैं अर्थव्यवस्था का। लेकिन ये परिभाषा अभी भी अधूरी है। कैसे अधूरी है? ध्यान रखिए, इसमें अगर अर्थ शब्द देखिएगा तो यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ होता है धन, धन की व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर तो धन कोई आया ही नहीं आया है। अब फिर से इसको पढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं। देखो, प्रत्येक देश में कुछ न कुछ संसाधन होते हैं, वहाँ कुछ न कुछ नागरिक होते हैं, और संसाधन को इस नागरिकों को क्या करना है? आवंटन करना है, और इस प्रकार आवंटन करना है कि वहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो पाए। और इस पूरे प्रणाली में जब मुख्य भूमिका धन की होती है, इस पूरे प्रणाली में जब मुख्य भूमिका धन की होती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगा? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संसाधन का आवंटन संसाधनों का आवंटन नागरिकों को इस प्रकार से किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो, और इसमें धन की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। तो इसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था मेनली कहाँ टिका हुआ है? अर्थव्यवस्था टिका हुआ है संसाधन के आवंटन के ऊपर, और उस आवंटन को इस प्रकार से करना है कि व्यक्ति का अधिकतम कल्याण हो पाए। इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ी देर के बाद बनाना, अभी पहले लिख लो। ऊपर में लिखो अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमी। तो यहाँ लिखो अर्थव्यवस्था, इसका इंग्लिश शब्द लिख लीजिएगा इकोनॉमी। देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दुर्लभ संसाधनों को इस प्रकार आवंटन किया जाता है, जिसमें दुर्लभ संसाधनों को इस प्रकार आवंटन किया जाता है कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो, कि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो। थोड़ा फास्ट लिखो। और इस पूरे प्रणाली में मुख्य भूमिका धन की होती है। लिख लिया? चलो, अब इतना चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। अब इसको थोड़ा सा और आगे विस्तार से समझते हैं। लेकिन यहाँ देखो, हेडिंग में लिखा हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था। अच्छा, यहाँ हमारी शब्द का अर्थ क्या? हम लोग कहाँ रहते हैं? किस क्षेत्र में रहते हैं? भारत में। कहाँ रहते हैं? भारत के अंदर रहते हैं। तो क्या हम हमारी की जगह भारत लिख सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था,
हो सकता है ना, तो दिमाग लगाओ। अगर यहाँ पे शब्द एक क्षेत्र के साथ जुड़ जाता है और उस क्षेत्र का नाम क्या है, भारतीय, उस क्षेत्र का नाम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब आप बताइए, हम आपको परिभाषा लिखाते समय कुछ बताए थे कि किसी क्षेत्र के अंदर कुछ संसाधन होती है और उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ नागरिक होते हैं, तो उसी क्षेत्र के संसाधनों को उस नागरिकों में आवंटन किया जाता है, तब जाकर उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब जरा इसमें भारत के जोड़ के देखो। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो मान लो कि भारत का संसाधन हो और भारत के संसाधन को पाकिस्तान के नागरिकों में आवंटन कर दिया जाए, ये भी तो संभव है ना। और पाकिस्तान के नागरिकों में आवंटन किया जाए और कल्याण हो जाए बांग्लादेश वाले को, तो बताओ ये कुछ कि संसाधन कहाँ का, भारत का, आवंटन किस में हो गया, और कल्याण किसका हो रहा। ये तो यही बात हुआ कि भोज बनाया किसी और के लिए, खाया कोई और, पेट भर गया किसी और का। तो ये पूरी तरीके से प्रणाली सिस्टम से नहीं हो पाती है। तो जो परिभाषा था उसमें जब तक किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं जुड़ जाता है तब तक वो क्या होती है, अधूरा रह जाती है परिभाषा। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो, अब इसको परिभाषा को क्षेत्र के साथ जोड़ करके देखिए। भारत के संसाधनों का भारत के नागरिकों में इस प्रकार आवंटन किया जाए कि किसके नागरिक को अधिकतम कल्याण होना चाहिए, भारत का, और इसमें मुख्य भूमिका धन की हो, तो उसे किसका परिभाषा देंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो बताइए, जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था होगी उसी तरीके से अमेरिका का भी अर्थव्यवस्था होगी ना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, वहीं अमेरिका के अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं अमेरिकन इकोनॉमी। तो प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों में संसाधन का आवंटन अलग अलग प्रकार से किया जाता होगा और सभी क्षेत्र का अपना अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से संसाधन को आवंटन करे। और जो देश बेहतर ढंग से संसाधन का आवंटन करके अपने नागरिकों का अधिकतम कल्याण कर पाता है उसे हम लोग विकसित मानते हैं। ठीक है, लिखिए, अब नीचे लिखो भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या बनाओगे परिभाषा, दिमाग लो। जो भारतीय संसाधनों का भारत के नागरिकों में आवंटन किया जाता है तो भारत के नागरिकों का कल्याण होता है। जब इसमें मुख्य भूमिका धन की होती है तो इसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए परिभाषा। देखो, लिखो तुम लोग भी, कॉपी भी निकाल लीजिए और लिखिए आप लोग, पर तेजी से लिखिए। क्लियर हो गया हो तो अब अर्थव्यवस्था से हम लोग थोड़ा सा अर्थशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक्स, जबकि उसको कहा जाता था इकोनॉमी। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है ना। इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है और उसमें क्या कहते हैं, उसको क्या कहते थे, इकोनॉमी कहते थे। अब यहाँ ध्यान से समझो, इसको तोड़ो दो भाग में। एक टूटेगा अर्थ, अर्थ मतलब यहाँ पे मीनिंग नहीं होता है, यहाँ अर्थ का मतलब होता है धन। और शास्त्र, अर्थ का क्या अर्थ, हाँ, यहाँ पे अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ का अर्थ वो मीनिंग वाला अर्थ नहीं होता। तो अर्थशास्त्र अगर ध्यान से देखिएगा तो इस अर्थशास्त्र को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे धन से संबंधित कुछ सिद्धांत को। वही जो अर्थव्यवस्था में लोग देख रहे थे कि संसाधन का आवंटन किस प्रकार से किया जाए कि अधिकतम नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो, तो वो तो वहाँ पे हम कार्य कर रहे थे। लेकिन जो हमें सिद्धांत देती है, जैसे मैथ आपको थ्योरी देता है कुछ निकाल के, इस थ्योरी को यूज करके आप प्रश्नों को क्या कीजिए, हल कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात, वो इसी प्रकार का ये यहाँ पर थ्योरी प्रदान करेगा अर्थशास्त्र। और इस सिद्धांत का प्रयोग हम कहाँ जाके करेंगे, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का परिभाषा क्या बनेगा, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम धन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। धन से संबंधित सिद्धांतों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लिख लो कॉपी के ऊपर। अच्छा, धन से संबंधित सिद्धांत का मतलब ये भी हो सकता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका वो भी सही होगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसको ब्रॉड नॉलेज हो जाएगा आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते।
थोड़ा सा तेजी से लिखो। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब मेनली क्या हो गया कि इसके अंदर इन अंतर्गत अंतर क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अब अंतर क्या होगा, इसको अगर क्लियर हो गया तो बताइए, नहीं तो हम फिर से समझाते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इस दोनों शब्द के बीच अंतर क्या होगा। तो अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी देती है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देती है, थ्योरी कि यस धन को ऐसे पकड़ो, यहाँ यहाँ इस तरीके से करो, तुम्हारा ज़्यादातर कल्याण होगा, ये बस सिद्धांत दे करके बैठ गए। जबकि अर्थव्यवस्था उसका व्यवहारिक प्रयोग करता है, ठीक है, ये उस चीज़ को अब यूज करेगा। आया मेरी बात समझ में। तो अगर आपको मेनली अंतर बताना हो तो एक बगल अर्थशास्त्र लिखिए, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था लिखिए, बीच में एक लाइन कीजिए और यहाँ से लिखिए कि अर्थशास्त्र जहाँ एक सैद्धांतिक पक्ष ये है या मात्र सिद्धांत देता है, वहीं अर्थव्यवस्था इन सिद्धांतों का उपयोग करके उत्पादन करने का कोशिश करता है। समझ में आया? इसको लिख लीजिएगा, बस क्वेश्चन लिख लीजिए कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होती है। ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगा लेना, बस अभी एक ही अंतर लिखो, धीरे धीरे जब आगे पढ़ेंगे तो इसको समझते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अभी आपको इतना डीप से नहीं पढ़ना है। एक से एक हटाते हैं। तो बताओ, हमें सैद्धांतिक पक्ष पढ़ना है, यहाँ पर हमें धन से संबंधित सिद्धांत पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि याद करो शुरू में ही टॉपिक था हमारी अर्थव्यवस्था, तो हमें सिद्धांत पर नहीं जाना है, हमें कहाँ लेकर के आना है, अर्थव्यवस्था पर, उसका व्यवहारिक प्रयोग पर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखते हैं। फिर देखिए, जब हम लोग अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, फिर से बताओ बुआ, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमी, इकोनॉमी कहते हैं। अब आप इसको समझिए, फिर से समझते हैं। याद करो, कुछ ना कुछ संसाधन उपलब्ध था, कुछ ना कुछ, और एक वहाँ पे उस क्षेत्र में कुछ ना कुछ नागरिक उपलब्ध थे। इस नागरिकों को हमें क्या करना था? आवंटन करना था, और आवंटन करना था ताकि अधिकतम का कल्याण हो पाए। अब इस बात को समझो, दिमाग लगा। दो चीज़, एक तो संसाधन और दूसरा उसका, ये दोनों तो अपने आप होने वाला है। संसाधन का नागरिकों में आवंटन ठीक ढंग से कर देंगे तो कल्याण हो ही जाएगा। देखते हैं, इसको समझते हैं, कोशिश करो जरा। आप कोशिश करो कि इस अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हो कि अगर संसाधन की कमी हो, मान लो कोई एक ऐसा क्षेत्र विशेष है जिसके अंदर संसाधन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम हो, ये भी तो संभावना है ना। एक ऐसी क्षेत्र है, मान लेते हैं भारत ही है, एग्जाम्पल मान लो भारत ही है। अब भारत के अंदर क्या होगा कि संसाधन की कमी हो गई, लेकिन नागरिक तो वहाँ उपलब्ध हैं ही। सोचो, अगर संसाधन की ही कमी होगी तो हम इस नागरिकों में आवंटन कैसे करेंगे? जस्ट एग्जाम्पल कि एक मिठाई है और उसको खाने के लिए 400-500 आदमी भिड़ा हुआ, तो समस्या तो होगी ही होगी। अब उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले? मेरे पास कितनों गुना भाग लगा लेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। अब इसको देखते हैं, संसाधन की कमी है तो नागरिकों में आवंटन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाए। अब एक और समस्या देखते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमारे पास संसाधन तो उपलब्ध है, लेकिन इस संसाधन का आवंटन में समस्या आ रही है। संसाधन का किस में समस्या आ रही है? आवंटन में। इसका जस्ट एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कि संसाधन के रूप में हमारे पास है कोयला। संसाधन के रूप में क्या हमारे पास? कोयला है। अब देखो, ध्यान से समझो, संसाधन हमारे पास है कोयला, और मान लेते हैं कोयला के अलावा मान लो यूरेनियम, यूरेनियम ले लिए। अब सोचो, मेरे पास संसाधन के रूप में कोयला उपस्थित है और इस कोयला का हमें ठीक ढंग से आवंटन करना है, तो दिमाग लगाइए हम किस तरीके से आवंटन करेंगे। तो लोगों से पूछा गया कि भैया इस कोयला का किस तरीके से आवंटन किया जाए, तो किसी ने खड़ा होकर के यह कहा कि कोयला का उपयोग हम बिजली बनाने के लिए करेंगे। कोयला का उपयोग किस लिए करेंगे? बिजली बनाने के लिए।
तो भाई साहब उन्हें से कोई दूसरा आदमी खड़ा हो गया, हमारे तरह आदमी, कि ना ना हम न जनतो कुछ हो, आप तो बिजली बना लीजिएगा, हमारा घर में खाना बनाने के लिए ना, हमको होटल में चाहिए, ये कोयला हमको दीजिए, हम होटल में इसका यूज करेंगे। तो देखो एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि इस कोयला को बिजली संयंत्रों में आवंटन कीजिए और वहाँ से बिजली निर्माण की प्रक्रिया चालू कीजिए ताकि सभी के घरों में बिजली पहुँच पाए। वहीं दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आएगा और वो कहेगा कि ना भैया होटल में दीजिए, क्योंकि लोगों का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कोयला ही नहीं अगर होटल में दीजिएगा तो भोजन पकेगा कहाँ से, क्योंकि देखा होगा कि गाँव में अधिकतर कोयला यूज कर करके वो सभी चीज़ें का निर्माण किया जाता है ना, देखा होगा, होता भी था। अब देखो एक कह रहा है कि ना भैया बिजली उत्पादन में लगाओ, दूसरा कह रहा है कि नहीं होटल में लगाओ। सेम यूरेनियम को लेकर के देखो, यूरेनियम को लेकर के इसका भी उपयोग देख लो। एक उठा कहा कि एक काम करते हैं, यूरेनियम का उपयोग हम लोग बम बनाने में करते हैं। यूरेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं? बम बनाने में। आजकल पड़ोसी बहुत ज़्यादा बोल रहा, पड़ोसी मतलब पाकिस्तान ज़्यादा बोल रहा है, तो इसका उपयोग बम बनाने के लिए कीजिए और जहाँ बोले बाजार दीजिए 2-4 घुस के दे पर। तो एक मानसिकता तो यहाँ हो गई। दूसरा है यूरेनियम। अब कुछ लोग कहना है कि ना हम इसको किस में लगाना है? बिजली के निर्माण में लगाना। मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन उठा कि संसाधन का आवंटन करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें हो जाती है, क्योंकि ये बात भी सही ही बोल रहा था। ये बेचारा गांव से आया था, इसको कह रहा था कि हमारे यहाँ कोयलाओं पर मतलब होटल में भोजन बना करती है, तो आपको तो हमें आवंटन करनी चाहिए। ये कह रहा है कि हमें आवंटन करनी चाहिए। इसके और भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, यूरेनियम के और भी क्षेत्रों में मैक्सिमम यूज हो सकते हैं। संसाधन का आवंटन हम कैसे करें? क्योंकि अगर संसाधन की कमी होगी तो हम किसी बाहरी क्षेत्र से उसको क्या कर सकते हैं? आयात कर सकते हैं। आयात मतलब उसको वहाँ से खरीद के अपने देशों के अंदर ला सकते हैं। तो मेन समस्या कहाँ करके अटकती है? यहीं पर, कि संसाधन का आवंटन कैसे किया जाए। समझ में आया? इसका एक और एग्जाम्पल देख लो। मान लो तुम्हारे पास एल्युमिनियम उपस्थित है, लोहा उपस्थित है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देखो, लोहा उपस्थित है। अब उस लोहा का प्रयोग जिस व्यक्ति को जिस हिसाब से उपयोग करना होगा वो इस हिसाब से करेगा। जैसे कुछ लोग क्या कहेंगे कि भैया लोहा हमको दे दीजिए, हमको भाला उला बनाना है, भाला उला तैयार करना है। समझ में आ रही है ना? अब किसान आके कहेगा हाँ फालतू नियन काम कर रहा है, हम पगड़िया बनाएंगे उसका। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कुछ और लोग आएंगे, वो कहेंगे ना भैया ये इसको हमारे हिसाब से उपयोग करना चाहिए, ये इसको हमारे हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। देखो मेनली समस्या कहाँ जा कर के अटकती है? यहीं पर आकर के, कि इस संसाधन का उपयोग हम लोग कैसे करें। ध्यान रख क्या रखना है कि मैक्सिमम व्यक्ति का क्या हो सके? कल्याण हो सके। अब क्वेश्चन ये उठा कि हम लोग किस तरीके से संसाधन का आवंटन करें कि मैक्सिमम लोगों का कल्याण हो। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि अगर हमें संसाधन का आवंटन करना है ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए करवाया जाएगा सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या क्या कहते हैं उसको? सेंसस। इंग्लिश में उसको सेंसस कहा जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं? जनगणना। सॉरी, जनसंख्या नहीं, उसको कहा जाता है जनगणना। हम अब लोगों की गिनती करेंगे। लोगों की क्या करेंगे? गिनती करेंगे। तो हमें पता चला कि इस क्षेत्र के अंदर बच्चे, युवा और बूढ़ा व्यक्ति रहता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो किसका है? युवा का। तो जैसे ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवा की होगी तो हमें इस बात को समझ में आएगा कि इस युवा को अधिकतर मात्रा में बिजली चाहिए। क्या चाहिए? बिजली चाहिए, ना कि इसको होटल के अंतर्गत क्या चाहिए? कोयला का उपयोग चाहिए होगा, क्योंकि ये युवा, अब इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं कि ये युवा पढ़ा लिखा हो, ये सभी के सभी चीज़ें हों। तो जब हम इसे बिजली दे देंगे तो इस बिजली का ये उत्पादन करके ये और कुछ नया चीज़ें बना सकती है। फॉर एग्जांपल में समझो, अगर हम बिजली दें तो जैसे अभी हम लोग क्लास रिकॉर्ड करके पढ़ पा रहे हैं, ये सभी कामें कर रहे हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। कंपनियां चल सकती हैं, ठीक है, गाड़ियां चार्ज हो सकती है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अगर तो हम बिजली का उत्पादन में इस कोयला को लगाएं तो बहुत सारे चीज़ों में ये उपयोग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। गणना का एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम लोग नागरिकों में किस प्रकार से आवंटन करें,
ताकि क्या हो पाए, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो पाए। अब मेरी बात समझ में आई? तो अभी तो खैर हमारे देश में बहुत दिनों से जनगणना नहीं हुई है, सुने हैं कि बहुत ही जल्द होने वाली है। ठीक है, चलो तब इसमें हम लोग नीचे से लिखो कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुख्य दो समस्याएं होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य दो समस्याएं होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्यतः दो समस्याएं होती है। पहला, समस्या लिख के इसको दो भाग में बांट देना। समस्या लिख के और इसको दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला लिख लेना संसाधनों का अभाव, और दूसरा लिख देना संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का अभाव तथा संसाधनों का आवंटन। लिख लिए? नीचे से लिखिए कि संसाधनों का आवंटन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य समस्या होती है। लिख लिए? ठीक है, और इसको जाकर के रिवाइज कीजिए। समझ में आया? कल इसके आगे पढ़ेंगे कि अभी संसाधन के आवंटन को दूर करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय करते हैं।